इसमें ऐसा है अपने सेल्फ एस्टीम को भी हाई रखना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ-साथ आप ये सारी टेक्निक्स पे वर्क करते जाओ, लिख के। ओके। जैसे हम टेक्निक्स की बात कर रहे थे अभी, तो एक जो मुझे ऐसे रैंडमली मैंने भी कहीं देखा या सुना है, एक होता है कि स्क्रिप्टिंग कि हम लिखें हमें क्या चाहिए। नेक्स्ट होता है विजुअलाइज़ेशन कि हम इमेजिन करें, सोचें। देन होता है अफ़र्मेशंस। तो ये तीनों में से कौन-सी सबसे पावरफुल टेक्निक होती है? देखिए, यदि हम एनएलपी के लैंग्वेज में बात करें, तो हम विजुअल, काइनेस्थेटिक और ऑडिटरी वीए कहा जाता है। ये 3 तरीके से बाहर की एनर्जी को अपने अंदर लेते हैं। एक तो आँखों के थ्रू विजुअल, है ना? और काइनेस्थेटिक यानी हम फ़ील करते हैं और ऑडिटरी यानी हम सुनते हैं। तो ये तीनों ही तरीके से किसी में ये कोई सेंस ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, किसी में कोई और सेंस एक्टिवेट होते हैं। किसी भी तरीके से हमको पूरे टाइम उस एनर्जी पे रहना है जो हमें चाहिए। हमारी थॉट्स को पूरा यदि हम उसी में केंद्रित कर देंगे, तो हम मैक्सिमम अपने गोल तक पहुँच पाएँगे। मतलब इसमें ऐसा है अपने सेल्फ एस्टीम को भी हाई रखना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ-साथ आप ये सारी टेक्निक्स पे वर्क करते जाओ। लिख के भी आप काम करो, सुनना और जैसे सुनने का काम हम बोलते हैं कि रात को सोने के पहले हमारा माइंड जो होता है वो थीटा स्टेट पे होता है और जब हम सुबह उठते हैं तो अल्फा स्टेट पे होता है। ये दोनों ही टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस बहुत एक्टिव होता है। ये दोनों टाइम पे यदि हम ऑडिटरी तरीके से लेटे-लेटे पलंग पे हम अपनी ही अफ़र्मेशन को ऑडियो रिकॉर्डिंग करके सुनते हैं, तो हमारा माइंड तुरंत उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। और जब आप दिन भर में फ्री हैं या नहाने के बाद सुबह पूजा वगैरह करके आप लिखने का काम कर सकते हो। ओके। तो बेसिकली सारी टेक्निक्स का एक ही पर्पस है कि आपको मैक्सिमम टाइम उसी ऑरा में रहना है और उसी एनर्जी पे वाइब्रेट करना है। आजकल तो ऐसा होता है कि फ़ोन देखते-देखते सो रहे हैं, उठते साथ सबसे पहले हम फ़ोन देख रहे हैं, तो फिर जो आप कह रहे हो वो टेक्निक तो तब ऐसे में काम नहीं आएगी ना? बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि जो भी चीज़ जब मैंने बताया कि सोते समय थीटा स्टेट पे सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है और उस समय यदि हम रील स्क्रॉल करते-करते सोते हैं, तो पूरी रात हमारे दिमाग में कुछ भी वेग विचार चलते हैं उसी रील से रिलेटेड। ना तो हमारी नींद पूरी होती है, ना हम फ़ोकस्ड रह पाते हैं किसी भी चीज़ पे और फिर सुबह वो थके-थके से हम उठते हैं। तो इसके लिए हमेशा ये बोला गया है कि कोई भी मोबाइल है या कोई भी डिवाइस है, उसको आधा घंटा सोने के पहले अपने से अलग कर दे, दूर थोड़ा रख दे और सोते समय आप लंबी गहरी साँसें लेते हुए, अपने विज़न, अपनी चीज़ों को सोचते हुए ही सोइए। कि ये एक सुनने में थोड़ा-सा लगता है अलग-सा तरीका है, लेकिन इस तरीके से बहुत लोगों ने सक्सेस अचीव की है, मनी मैनिफेस्ट किया है। मतलब बिल्कुल, अगर हमें ऐसे तरीकों से सक्सेस मिले, पैसा मिले तो फिर ज़रूर ये करना ही चाहिए। अब आप इतना कुछ हमें बता रहे हो, तो अब आपके बारे में बताइए कि आप इस फ़ील्ड में कैसे आए? मेरा क्या है मैं शुरू से बहुत ही स्पिरिचुअल चीज़ों से मेरा जुड़ाव रहा। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे मम्मी-पापा भी शुरू से बहुत स्पिरिचुअल रहे हैं। इनफैक्ट मेरे दादा-दादी के ज़माने से हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहे हैं बचपन से। तो वो उन्होंने बहुत छोटी उम्र में मतलब मैं सोचती हूँ आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स हमको करवाया होगा तब हम क्लास 5-6 में रहे होंगे। ओके, तो और फिर उस समय तो इतना ज़्यादा आर्ट ऑफ पॉपुलर भी लिविंग नहीं थे। पॉपुलर हाँ, नहीं था। तो पापा के प्रेमाइसेस में आर्ट ऑफ लिविंग वालों ने अपना एक आश्रम जैसा खोल के रखा था, तो उन्होंने हमको भेज दिया और वहाँ पे हम सीख कर आए कि भई हमको गुस्सा नहीं करना है। मतलब पहला एक चीज़ समझ में आई और सबसे ज़्यादा जो उस एज में मैंने सीखी थी, एक्सेप्ट द पर्सन एंड सिचुएशन एज़ इट इज़। उनका एक बहुत ही बेसिक थंब रूल वो सिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत बचपन से दिमाग में आ गई कि किसी को भी यदि एक्सेप्ट करना है तो एज़ इट इज़ उसकी बुराई अच्छाई के साथ साथ है। एक्सेप्ट करो। तो ये चीज़ रिलेशनशिप में बहुत हेल्प की लाइफ में। तो इस तरीके से इस जर्नी में हम आगे बढ़ ही रहे थे कि मज़ा आने लग गया था कि यार ये जो स्पिरिचुअलिटी है ये बहुत हेल्प करती है। मैं शुरू से बहुत एम्बिशियस लड़की रही हूँ कि मुझे लाइफ में बहुत पैसा कमाना है, बहुत नाम चाहिए, बहुत आगे बढ़ना है। तो उस एम्बिशंस के साथ बैलेंस आउट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी होती है। थी। और ये चीज़ जब मैं रियलाइज़ करने लगी, मैं थोड़ी बड़ी हुई और समझ में आने लगी कि हाँ, जब आप सक्सेस के लिए आगे बढ़ते हो, तो जितने ज़्यादा आप आगे बढ़ते हो, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आपको मिलती है। क्योंकि ये इतना सरल नहीं है और इतना आसान नहीं है। तो जब आप उन प्रॉब्लम्स के साथ बहुत ईज़िली टैकल कर पाते हो, बहुत हैपीली टैकल कर पाते हो, उसका रीज़न है आपकी स्पिरिचुअलिटी। तो मैं बहुत ही बिलीवर रही इस चीज़ की कि हर इंसान को स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो सारे पेरेंट्स को भी बोलूँगी कि बचपन से बच्चों में
स्पिरिचुअल चीज़ों को डाल दीजिए, जबकि लोग बोलते हैं बुढ़ापे में आके ये सीखना चाहिए। पर मैंने अपने दोनों बच्चों को काफ़ी छोटी एज से स्पिरिचुअलिटी में डाला और उनसे वही बातें मैं करती हूँ। आज वो भी बहुत सक्सेसफुल हैं। जी। आज एथेंस में वो बड़ा वाला बेटा मेरी बहुत अच्छी कंपनी चला रहा है और छोटा वाला लंदन में, दोनों अपने बिज़नेस कर रहे हैं इतने सक्सेसफुल तरीके से और इतनी छोटी उम्र में, 21 साल और 23 साल की उम्र में। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि उसके बावजूद वो बहुत ही खुश और चहकते-महकते क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं। तो ये स्पिरिचुअलिटी की जर्नी मैंने महसूस की। मैंने 14 साल तक फैशन डिजाइनिंग का काम किया। बहुत ही बड़ा एक स्टोर मैं मुकलावा के नाम से रन कर रही थी। जी, जी। तो मैंने देखा कि ये सारी चीज़ों को मैं बैलेंस आउट कर पा रही हूँ ड्यू टू माय स्पिरिचुअलिटी। पर दुनिया में बहुत सारे लोग जो मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स और लोग थे, जो कि बहुत सफ़र कर रहे थे कि यार थोड़ा भी काम का बर्डन बढ़ाते हैं तो हम मैनेज नहीं कर पाते, गिल्ट आता है, हम बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। तुम वर्किंग होते हुए भी अपने बच्चों को इतना हाईली सक्सेसफुल बन कैसे परवरिश कर पा रही हो? तो तब मैंने सोचा कि यार इनको गाइड किया करना ज़रूरी है या इनको थोड़ा-सा मैं भी यदि हेल्प करती हूँ। पैशन था ये शुरू से। तो बस मैं फिर उस इस तरफ खिंचती चली गई और स्पेशली कोविड के समय तो लगा कि नहीं, लाइफ़ का पर्पस तो मेरा यही है, मेरी सोल कॉलिंग है कि मैं इसी में आगे बढ़ूँ। क्योंकि मैं स्ट्रॉन्गली मानती हूँ कि गुलाब बाँटने वाले के हाथों में गुलाब की खुशबू रह जाती है। तो ये एक ऐसा गुलाब था जो मैं बाँटना चाहती थी समाज को। तो इसके लिए मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ती गई और बहुत मज़ा आ रहा है इस जर्नी में। ये बहुत अच्छा हुआ लोगों के लिए कि आप इस फ़ील्ड में आ गए, कितने लोगों को आप हेल्प कर पा रहे हो। और सबसे मिरेकल बात ये है पूजा जी कि बहुत सारे इंसिडेंट्स डेली होते हैं। जैसे ये मॉर्निंग में जब फर्स्ट टाइम मैं हाथ में मोबाइल लेती हूँ तो देखती हूँ लोगों के बहुत थैंक यू मैसेजेस होते हैं कि मैम आपने मेरी ज़िंदगी में ये चेंज ला दिया, मैम थैंक यू, आज मेरा ये हुआ। तो ये जो फीलिंग है ना, ये मुझे बहुत ही ऊपर रखती है ज़मीन में पैर नहीं रखने देती, क्योंकि अच्छा लगता है कि लोग इतनी जल्दी और इतने सक्सेस अचीव कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है इनको थोड़ा-सा डायरेक्शन देते ही यदि इतना मेजर चेंजेस आ सकता है, तो अवेयरनेस की तो ज़रूरत है। और ईश्वर ने आपको एक ज़रिए के रूप में लोगों तक पहुँचाया है एंड वेरी वेरी अमेजिंग पर्सनैलिटी यू आर। थैंक यू। तो जैसे लोग आपको थैंक यू कहते हैं तो हम भी यूनिवर्स को, गॉड को थैंक यू कहते हैं। तो ग्रैटिट्यूड कितना ज़रूरी है लाइफ में? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। यही सबसे ज़रूरी है। मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी, ग्रैटिट्यूड इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके मतलब एक लुइस है की एक बुक है जिसमें ये लाइन बोली गई है कि आप जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ज़्यादा आपको दिया जाएगा और यदि आप ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे तो जो आपके पास है वो भी ले लिया जाएगा। तो ये जो लाइन है कि वो भी ले लिया जाएगा, इसके लिए तो लोग अवेयर ही नहीं है। हाँ। लोग सोचते हैं कि ठीक है यार, मोस्टली लोगों को लोग तो इस वाले गाने में रहते हैं ना कि कैसे-कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी बल्ले करा दे। तो लोग सोचते हैं यार मेरे पड़ोसी के पास ना कोई डिग्री थी, ना मेरे कोई फ्रेंड के पास कुछ अक्ल थी और वो इतना कमा रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? अगेन हम अपनी एनर्जी को लो कर रहे हैं। किसी से कंपैरिज़न करके, किसी से किसी के लिए जेलस फ़ील करके हम अपनी एनर्जी को लो करेंगे और हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। तो हमें जो भी दिया यूनिवर्स ने, चाहे आप देखो इतने बड़े-बड़े सक्सेसफुल लोग हुए हैं, यदि हम उनके बैकग्राउंड में जाके देखें तो परिवार के पास ऐसी सिचुएशंस नहीं थी, फेवरेबल सिचुएशंस कि वो उनको हायर स्टडीज़ में भेज सके या उनको बड़ी कंपनी लगा के दे सके, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत हाइट्स अचीव की। रीज़न केवल और केवल उनका ग्रैटिट्यूड। उनको जो मिला, जितना मिला, उन्होंने कभी क्रिबिंग नहीं की। यूनिवर्स को हमेशा थैंकफुल बोला है और आप चाहे जितनी भी बुक्स पढ़ लें, इस साइंस में मैनिफेस्टेशन की साइंस का कोर है ग्रैटिट्यूड। तो मैं अपने कोर्स में सबसे पहली क्लास से लेके सबसे लास्ट तक यही करवाती हूँ कि मॉर्निंग में उठ के आपको 10 रैंडम ग्रैटिट्यूड करने हैं। यूनिवर्स के लिए भी और मतलब अपने आस-पास की छोटी-छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए, कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें भगवान ने हमको दी है, इतना प्यारा शरीर दिया है, इतना प्यारा घर-बार, परिवार दिया है और सब कुछ आज का इतना खूबसूरत दिन दिया है। हर चीज़ को थैंक यू कीजिए, अपने मोबाइल को, अपने पलंग को, अपनी खूबसूरती को, अपने बालों को, अपने कपड़ों को, हर चीज़ को। तो कई बार जब शुरू-शुरू की क्लासेस में लोग बोलते हैं कि मैम लिस्ट खत्म हो जाएगी, समझ तो हाँ, समझ नहीं आ रहा है, तो मैं बोलती हूँ ठीक है आप लिखना शुरू करो। जब लिखते हैं तो बोलते हैं हाँ 1 मंथ तक रिपीट ही नहीं कर पाए, मतलब बहुत अच्छा। इतनी चीज़ें हैं। हाँ, ज़रा-सा मुझे गाइड करना पड़ता है लेकिन इतनी चीज़ें हैं जिसके लिए हम ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। और सडनली उनके माइंडसेट में ये शिफ्ट आता है कि जब वो मेरे पास आते हैं तो कई बार कि बहुत प्रॉब्लम चल रही है, पैसा नहीं टिक रहा है, बिल्कुल उधारी चल रही है या कोई और चीज़ों के लिए आते हैं। अब उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है
क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ों से भर जाते हैं ग्रैटिट्यूड से कि वो बोलते हैं पर ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली भी है, अच्छी भी है। बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी है, जिसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता था। अब उनका ध्यान मतलब उनका एक माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है और जैसे ही माइंडसेट शिफ्ट होता है यूनिवर्स कहता है कि अब मैं आपको भर-भर के दूँगा। वाओ! तो ग्रैटिट्यूड तो सबसे इम्पोर्टेंट है और हर समय ग्रैटिट्यूड के स्टेट में रहना है। कोई भी यदि आपके लिए कुछ भी करता है तो आप ज़रूर उसको थैंक यू बोलिए, दिल से थैंक यू बोलिए। क्योंकि एक होता है कि आप केवल ऊपर से आपको सिखाया गया है इसलिए आप थैंक यू बोल रहे हैं और एक आप फ़ील कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ सबसे बड़ा ट्रिक यही है, आपको फ़ील करना है। दिल से किसी को धन्यवाद देके देखिए, दिल से किसी की प्रशंसा करके देखिए। तो वो यूनिवर्स केवल आपकी फीलिंग की लैंग्वेज को समझता है। तो ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे टाइम आपको ग्रैटिट्यूड के स्टेट में रहना ही चाहिए। यदि लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करना है तो तो ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी। बहुत ज़रूरी फर्स्ट स्टेप ग्रैटिट्यूड। या हर कोई पैसे के लिए क्रेविंग करता है या रोते रहता है कि अरे मुझे इतना पैसा चाहिए वो लेकिन मिल नहीं रहा है। सैलरी आती है, आती नहीं है, 10 दिन में ख़त्म हो जाती है। और हमेशा सबकी इच्छा है कि मुझे किसी को करोड़ रुपए चाहिए, किसी को लाखों रुपए चाहिए, वो उनके पास आ नहीं रहे हैं। तो इसका क्या रीज़न है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है पूजा जी आपने और आपको सबसे मज़ेदार बात बताती हूँ, पैसे को लेके लोगों का जो ये इमोशन है ना, ये उनका नशा बन गया है, दारू की तरह का नशा है। आपको पता है जैसे आपने बताया अबंडेंस माइंडसेट और स्कार्सिटी माइंडसेट के बारे में हमने बात की थी। जस्ट ये स्कार्सिटी माइंडसेट लोगों का नशा हो जाता है। मतलब लोग उस इमोशंस में जीना ही पसंद करते हैं। बहुत ही मैजिकल लगेगा ये सुनना आपको। अच्छा। हाँ, जैसे रोने वाले को रोने का बहाना चाहिए। आप जैसे मैंने दारू की लत का एग्ज़ाम्पल क्यों दिया? आप देखो जिसको दारू पीना है, वो खुशी में भी पिएगा और गम में भी पिएगा। क्योंकि वो बहुत खुश है तो भी बोलेगा कि दारू पार्टी करेगी और वो बहुत दुखी है तो भी वो भी बस सेम। जिनके पास मतलब बहुत पैसा है ना, उनको भी यदि रोने की आदत पड़ गई ना, उनको और पैसा चाहिए, वो रोने का बहाना ढूँढते हैं। मतलब एक इतना इंटरेस्टिंग मेरे पास एक केस था मेरे एक क्लाइंट का। घर में सब कुछ है, इतने नौकर-चाकर, इतना बढ़िया हस्बैंड कमा रहा है और इतना मतलब क्या बोलना चाहिए यदि उसकी सिचुएशन अपन देखें तो बोलेंगे कि एक कॉमन पर्सन से बहुत ऊपर लेवल पे थी। पर पूरे टाइम वो डिप्रेशन में है बंदी। मतलब ये सोच के कि यार कैसे होगा? बच्चों की शादी कैसे होगी? या मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया या आप मतलब देखो लोगों को एक पर्टिकुलर माइंडसेट में रहने की हैबिट हो जाती है। और हम लोग जब इस फील्ड में हैं क्योंकि हम बहुत सारे क्लाइंट्स को डील करते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि हर इंसान का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है और वो पैटर्न वो बार बार रिपीट करता है। ओके। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ये पैटर्न ब्रेक करना। कर जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि कोविड आया। कोविड जब टीवी पे न्यूज़ आई तो आप देखोगे घर पे यदि 10 लोग बैठ के उस न्यूज़ को जब देख रहे थे, सबका एक्सप्रेशन अलग-अलग था। किसी का एक्सप्रेशन तो ये था, "अरे बाप रे! क्या कर रही है ये गवर्नमेंट? इसको तो अभी मतलब तुरंत एक्शन लेना चाहिए।" किसी का था कि भई बहुत मुश्किल वाली बीमारी है, थोड़ा-सा घर पे अभी सब सिक्योरिटी कर लो, सब हाथ-वाथ को वॉश करो। कोई बोला, "अरे ये तो हेल्प करने का टाइम है, बाहर निकलो, लोगों को हेल्प करो।" कोई बोला, "अरे यार छोड़ो ये सब ऐसे ही मीडिया वाले लोग कुछ भी बोलते हैं, मैं तो जा रहा हूँ मेरी ज़िंदगी में मस्ती।" आप देखो सेम सिचुएशन, सेम ट्रिगर और लेकिन लोगों का रिएक्शन अलग-अलग। सबके अलग-अलग। कहने का मतलब कि बाहर क्राइसिस है या अबंडेंस है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अंदर क्या है, वही ट्रिगर होके 10 टाइम्स बाहर आता है। ओके। ये इतनी इंटरेस्टिंग फैक्ट है मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक माचिस की पूरी डब्बी ले लीजिए आप, जलाइए और एक बड़े से टब पानी में बड़ा-सा टब में पानी रखिए, एक बड़े से टब में केरोसिन रखिए और दोनों में डालिए आप एकदम 2-3 हाँ, माचिस, क्या होगा बताओ आप? केरोसिन वाले में आग पकड़ लेगी। और पानी वाली बुझ जाएगी। हाँ। सेम माचिस, सेम सिचुएशन, सेम ट्रिगर, लेकिन आपके अंदर क्या है वो रिस्पॉन्स मिलता है। 10 टाइम्स बढ़ के वो रिस्पॉन्स मिलता है और इस चीज़ को लोग समझते ही नहीं है। लोग सोचते हैं जैसे आपको बताती हूँ कि यदि कोई ऐसा सोचता है कि यार मेरी लाइफ में तो बहुत ही दुःख है। मैं बहुत परेशान हूँ अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, अपने सास-ससुर से या अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड किसी भी चीज़ से। यदि आप ऐसा सोचते हो कि आप बहुत परेशान हो किसी भी एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से, तो मेरे दोस्त ये मैं बता दूँ कि आप ऐसे ही रहने वाले हो। क्योंकि ये सिचुएशन नहीं डिसाइड करती कि आप क्या सोचोगे। ये आप खुद डिसाइड करते हो कि इस सिचुएशन में या आपको क्या सोचना है। ओ आप देखो माचिस की तीली, पानी ने क्या रिस्पॉन्स दिया और केरोसिन ने क्या रिस्पॉन्स दिया। कोविड
बाकी लोगों ने क्या रिस्पॉन्स दिया। तो बाहर का सिचुएशन हमेशा अप डाउन रहेगी, क्योंकि लाइफ तो कॉम्बिनेशन है जिग-जैग चीज़ों का। ट्रिगर आएँगे, क्राइसिस आएँगी, अप डाउन्स आएँगे। कैसे हैंडल आप कैसे हैंडल करते हो वो इम्पोर्टेंट है। यदि ऐसा नहीं होता तो एलन मस्क जब बार-बार बैंकरप्ट हुए, हाँ, तो वो तो अभी तक उनको इतना आगे नहीं बढ़ना था पैसे के मामले में। वो उनका अबंडेंस माइंडसेट था, वो क्योंकि खड़े बैंकरप्सी हो गए। आना और बैंकरप्सी को फ़ील करना, दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। तो सेम सिचुएशन में हर इंसान अलग-अलग रिएक्ट करता है, तो पैसे के मामले में जितने लोग भी रोते हैं, वो लाइफ लॉन्ग रोने ही वाले हैं, और जो लोगों को नहीं रोना है ना, वो रुकेंगे और एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेंगे। सबसे पहले खुद को इस कैपेबल बनाएँ, इस लायक बनाएँगे कि वो एक अच्छी अर्निंग कर सके। वो तो बहुत ज़रूरी है ही, क्योंकि एक्शन पार्ट जहाँ जुड़ा है, वहाँ आपका इनर कॉन्फिडेंस, आपकी स्किल्स बहुत मैटर करती है। कि भई आप यदि आज 50,000 के कमाने के उसमें हैं, तो जो लोग 5 लाख या 5 करोड़ कमा रहे हैं, उनके लायक तो बनो, उनके जितने कैपेबल तो बनो, आप में उतनी क्वालिटीज़ तो आएँ। हाँ, और फिर रोल आता है आपकी फीलिंग्स का और आपके अफ़र्मेशंस का। ओके। तो ये भी एक बात है कि लोग ये कहते हैं कि अरे मैं तो रोज़ अफ़र्मेशन लिख रहा हूँ या मैं रोज़ बाकी की टेक्निक भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा हो ही नहीं रहा, मेरे पास पैसा आ ही नहीं रहा है। इसका क्या रीज़न? इसका रीज़न है आपके अंदर के नेगेटिव ब्लॉक्स। ओके, मतलब हमने कहीं न कहीं उनको बंद करके रखा है, अच्छा। क्योंकि आप अफ़र्मेशन लिख रहे हो केवल ऊपर के लेवल पे। आपने वो टेक्निक को एक टेक्निक की तरह फ़ॉलो किया है, हाँ, जबकि मैंने एकदम फर्स्ट लाइन में बताया है कि शिद्दत बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपके इमोशंस उसमें जुड़ने बहुत ज़रूरी है। इमोशंस जुड़ ही नहीं पाते हैं। आप अंदर से सोचो, ये सबसे कुछ होना नहीं है, लिखने बोला है तो लिख लेता हूँ, तो वो कभी नहीं होगा। आप पत्थर को भी भगवान के रूप में पूजते हो, तो वो भगवान बन जाते हैं। तो सारी चीज़ कहाँ है? आपकी फीलिंग्स में है। आपको उस चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहना है, पूरे विश्वास के साथ फ़ॉलो करना है। और आप यदि आप देखो, एक और स्टोरी आपको बताती हूँ कि एक यदि आप एक कोई तालाब में आपको डुबा दिया जाए पानी के अंदर, सिर को ऐसा प्रेशर डाल के, और वहाँ पे मैं बोलूँ आपको, अंदर पानी के अंदर है आपका सिर, और मैं ऐसे ऊपर से प्रेशर देके आपको डुबा के रखती हूँ, और मैं बोलूँगी ओम नमः शिवाय बोलो, तो आप क्या करोगे? झटके से मुंडी बाहर निकालोगे, पहले मुझे साँस लेने दो, बाद में मैं कुछ बोलूँ, है ना? तो कितनी अर्जेंसी थी आपको बाहर निकलने की, क्योंकि आपको साँस लेनी है। तो उतनी अर्जेंसी जब आपके अंदर आ जाती है कि यार मुझे कमाना ही है, मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ पहुँचना ही है। वो फीलिंग्स आपके जब अटैच हो जाती है, पर वो फीलिंग्स डेस्परेशन नहीं है, होनी चाहिए। आपके अंदर एक एक्शन प्लान होना चाहिए। कहीं न कहीं सरेंडर भी करना पड़ेगा यूनिवर्स को। एक्शन लेते जाना है, बट सरेंडर कर देना है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ये वाली फीलिंग में भी रहना है कि भगवान, तुम जो दोगे, तुमने जो मेरे लिए सोचा है वो सब अच्छा है। रीज़न कहीं न कहीं आपके कार्मिक अकाउंट भी होते हैं। कुछ पिछले जन्म में आपने किसी के साथ कुछ ऐसा किया है, वो चुकाना पड़ेगा आपको। अब वो उसको चुकाने के लिए आपको उसको अच्छे से हैपीली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कहीं पे यदि आपको कोई लॉस हो गया पैसे के मामले में, और लोग क्या करते हैं, एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं, यार मेरे 50,000 चले गए, यार मेरे लाख रुपए चले गए। अभी आपको, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको तो अपनी एनर्जी हाई रखनी है, यही सोचना है, ये पैसे मेरी किस्मत में नहीं थे, या मैंने शायद पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया। पैसे को तो छोड़िए, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और आपकी गाड़ी को कोई स्क्रैच करके चला जाए, आप वहीं पे रोकते हो और 10 मिनट उससे लड़ाई करते हो। ये सिचुएशन में यदि आपके पास कहीं पे कोई हायर गोल है, सपोज कि आज मोदी जी से आपको मिलने जाना है, और उस समय गाड़ी आपकी किसी ने स्क्रैच कर दी, आप एक बार भी रुक के देखोगे भी नहीं, भाई अब यो हुआ हुआ, मैं जा रहा हूँ, मैं मिल के आऊंगा। तो ये, जब भी आप एक हायर गोल के साथ अलाइन होते हो ना, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको इधर उधर भटकाती नहीं है। तो यही वजह है जिसकी जिसके कारण ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे लोग उसको नहीं समझ पाते, उन बारीकियों को, और अटक जाते हैं कि कुछ नहीं होता है, ये मैं इतना लिखता हूँ कुछ नहीं होता है। वो सारी फीलिंग्स, वो सारी शिद्दत चाहिए। ओके।